नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों को पता लग गया होगा कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज भारत में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज होल्ड वाइड रेंजिंग टॉक्स। इन्होंने तो ये कहा है ओलाफ शॉल्ज ने कि भारत में ना हम विश्व शांति को डिस्कस करेंगे, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, शायद ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो जर्मनी इंडिया के साथ डिस्कस नहीं करने वाला। अब हो सकता है कि यहाँ पे वैसे आप एक सवाल पूछो कि ओलाफ शॉल्स ये जर्मनी के वैसे प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए? क्योंकि अपने यहाँ तो पीएम बोलते हैं, यूके में भी पीएम बोलते हैं, बाकी कंट्रीज में पीएम होता है, जर्मनी ही कहता है चांसलर। देखो, जर्मनी में प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होती है और प्रेसिडेंट से अलग होता है चांसलर। चांसलर को प्रेसिडेंट से कंफ्यूज मत कर लेना। सिंपल आपको अगर समझना है तो जैसे बाकी देशों में पीएम होता है वैसे ही जर्मनी में होता है चांसलर। और चांसलर ये लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जर्मन वर्ड है कैंसलर। ये जो चांसलर है ये भी इंग्लिश वर्ड ही है। ये लोग जर्मन में कहते हैं इसको कैंसलर। और ये एक बहुत ही पुरानी पोस्ट है जर्मनी के इतिहास में। जो कैंसलर होता था वो यूजुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार की वो संभालता था। एडोल्फ हिटलर को भी आप देखोगे ना तो 1933 में ये सबसे पहले जर्मनी का चांसलर बना था। बाद में हिटलर ने खुद को एक और रैंक दे दी थी, वो थी फ्यूरर की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे समझ गए होगे आप कि बेसिकली जर्मनी के जो पीएम हैं वो भारत में आए हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि भारत में आने का इनका मेन मकसद है रशिया और इंडिया के बीच में दूरी को बढ़ाना, बेसिकली इंडिया को और दूर करना रशिया से। सारे यूरोपियन कंट्रीज, जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं, प्राइमरली फ्रांस और जर्मनी, अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रशिया का जो फुटप्रिंट है इंडिया पर ये बिल्कुल ये हटा दे। अब यहां पर आप देख पाओगे जर्मन मीडिया खुल के रिपोर्ट करता है जर्मनी वूज इंडिया। वू करने का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तो जर्मनी वूज इंडिया एज एन एलाई अगेंस्ट रशिया। हम लोग चाहे ना ये बात पचासियों बार कह दे कि एलाई ये जो शब्द है ना हमारी वोकैबुलरी में है ही नहीं। हम इंडियंस एलाई को मानते ही नहीं है, क्योंकि एलाई जब आप बन जाते हो तो बहुत सारी शर्तें आ जाती है। We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not something, it's not a term that we use. मगर तब भी आप देखोगे यूएस मीडिया, यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन मीडिया, यूरोपियन जो कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट खुल के कहती है कि जर्मनी इंडिया को एक एलाई बनाना चाहता है रशिया के अगेंस्ट। नाउ ये करना बहुत मुश्किल है कि देखो, एक बार को इंडिया को न्यूट्रल बना पाना ही एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसके अलावा इंडिया को रशिया के अगेंस्ट करना, इसमें अभी लगेगा टाइम। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जियो पॉलिटिक्स। कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, मगर इंडिया को रशिया के अगेंस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। बट जर्मनी अभी के लिए ये चाहता है कि प्रोजेक्ट P75I, जो 5.4 से लेकर 5.2 बिलियन डॉलर्स का मेगा प्रोजेक्ट है, जिस पर रशिया की उम्मीदें हैं कि ये प्रोजेक्ट रशिया को मिल जाए, जर्मनी चाहता है कि चुपचाप ये प्रोजेक्ट ये उठा ले और ओलाफ शॉल्ज इसको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे अपनी विजिट में। ना भारत का जो ये प्रोजेक्ट है P75I, ये बहुत लंबे समय से न्यूज़ में रहा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंडर भारत तैयार बैठा है 5.4 बिलियन डॉलर खर्चने को। हमारी सिंपली ये डिमांड है कि कोई बाहर की कंपनी आकर ना भारत में हमारे साथ मिलकर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाए। हमें नॉन न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए, 6 सबमरीन बननी चाहिए, सारी इंडिया में बनेगी। उसके अलावा यहाँ पर AIP टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी, जिससे ये सबमरीन्स 2 हफ्ते तक पानी के नीचे सबमर्ज रह सकती है। और साथ ही साथ इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहता है। अब देखिए, इंडिया की डिमांड जो है इसको लेकर कई देश कंफर्टेबल नहीं है। फ्रांस अपने हाथ खड़े कर चुका है। फ्रांस ने पहले ही इंडिया के P75 प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया था, ये कहकर कि जो डिमांड्स हैं इंडिया की ये फ्रांस पूरी नहीं कर पाएगा। अब फ्रांस के पुल आउट करने के बाद रशिया ने यहाँ पर एंट्री करी। ऑल्दो मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, रशिया ने ओपनली कहा है कि इंडिया का जो P75I का टेंडर है इसमें बड़े बदलाव करने होंगे, तभी जाकर रशिया भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा। मगर अभी के लिए 2 देश हैं जो इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं, एक है रशिया, दूसरा है जर्मनी। और जर्मनी खास ही देखो यहाँ पे कोशिश कर रहा है ये टेंडर एक्वायर करने की, क्योंकि पिछले आप अगर 5-6 साल का डेटा देखो
तो जर्मनी का नामो निशान नहीं है भारत के डिफेंस इंपोर्ट में। इंडिया एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी बन रहा है, धीरे धीरे इंडिया की डिफेंस नीड्स बढ़ रही है और इन डिफेंस नीड्स को पूरा कौन कर रहा है? यूएसए, रशिया, फ्रांस, इजराइल, साउथ कोरिया। जर्मनी कहीं पर बहुत पीछे रह गया है। तो जर्मनी को पता है कि अगर ये 5.4 5.2 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो दैट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर जर्मन डिफेंस सेक्टर। और अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी इतने लंबे समय तक बिल्कुल सोता रहा, फ्रांस ने इतनी सारी डील्स एक्वायर कर ली, जी हाँ, देखिए आप कह सकते हैं जो रशिया का अटैक है यूक्रेन पर, इसने इग्नाइट कर दिया है जर्मनी के डिफेंस सेक्टर को। जर्मनी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एज ए डिफेंस सुपर पावर, एज ए डिफेंस पावर अब जाग गया है। और फ्रांस भी ये नर्वसनेस फील कर रहा है कि आगे जाकर कल को अगर ये अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के लिए जाएंगे दुनिया भर में तो जर्मन कंपनीज भी यहाँ पे कंपटीशन देने को रेडी होंगी। मगर क्या जागने के बाद भी जर्मनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा? देखिए रशिया का ऑफर, पर्सनली जो मैंने अभी तक देखा है, जर्मनी का ऑफर अभी तक कुछ प्रॉपरली सामने आया नहीं है कि जर्मनी इंडिया को ऑफर कर क्या रहा है, कितनी परसेंटेज लोकलाइजेशन होगी। ये सबमरीन्स बननी तो इंडिया में है मगर इसमें कितने परसेंटेज जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनेंगे ये हमें पता नहीं है। रशिया खुल के कह चुका है 80% लोकलाइजेशन होगी भारत की। भारत में वेरियस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा, इंडिया के लिए बेनिफिट होगा। और रशिया ने कहा है कि इनकी जो अमूर 1650 क्लास सबमरीन्स हैं ये इसका डिजाइन ये इंडिया को ऑफर कर रहे हैं। मगर यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट हम भूल नहीं सकते, वो है ट्रेड का। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप में? जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। और ना सिर्फ देखिए ट्रेड के लिहाज से, आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो जर्मनी से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती है इंडिया में। और जर्मनी ये भी कह चुका है कि जर्मनी खुद एक लीडिंग रोल निभाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने में। तो देखिए लीवरेज जर्मनी के पास बहुत सारी है। कल को अगर हमें बिल्कुल मुश्किल हो रहा है डिसीजन लेना कि किसके साथ बनाए सबमरीन, हो सकता है कि जर्मनी के साथ जो हमारे इकोनॉमिक संबंध है उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी के हो जाए। बट अगेन मैं कुछ प्रोडिक्शन नहीं कर रहा यहाँ पर, देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। तो आने वाले कुछ साल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। देखना होगा कि भारत रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बरकरार रखता है या फिर जो यूरोपियन ताकतें हैं, यूएस है, ये जेन्युइनली जो इनका सपना है कि इंडिया को एक एलाई बनाकर रशिया के अगेंस्ट कर देंगे, इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ना। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि जिस ट्रैजेक्टरी में भारत जा रहा है भविष्य में भारत एक एलाई बन ही जाएगा वेस्ट का, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडिया रशिया रिलेशंस इटर्नल है, ये सब होने के बाद भी दोनों कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए ये बरकरार रहेगी? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अभी जो मैसिव सेल चल रही है ये 28 फरवरी को खत्म होने वाली है। उसके बाद लंबे समय तक अनअकैडमी की कोई भी सेल नहीं आने वाली। वापस डिस्काउंट 10% के आसपास हो जाएगा। तो अभी जो डिस्काउंट है 30% चल रहा है, अप टू 30%। तो आप अगर चाहें तो यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स कर सकते हैं परचेज। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं इसको एंड काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं उनके। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बो कोर्स का। यहाँ पे आप ये ऐसा कोर्स परचेज कर सकते हैं जिससे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल, जो भी आपकी चॉइस का ऑप्शनल है, फिलोसफी, इट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, विच एवर ऑप्शनल यू चूज, इसकी तैयारी आप कर पाएंगे घर बैठे। और जो मैसिव डिस्काउंट है ये लेने के लिए आपको कोड यूज़ करना है PD10। और ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको एडिशनल 6 महीने और मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आप अगर 18 महीने का कोर्स परचेज करते हैं ना, तो इसमें आपको 6 महीने एक्स्ट्रा लगकर टोटल कोर्स आपका बन जाएगा 24 महीने का। ये आपके लिए हो सकती है बेस्ट ऑप्शन अगर आपका टारगेट है कि 2024-25 के आसपास एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी एग्जाम का। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।